Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nila. And today again I'm with you with another episode of students success stories. So in today's session I am going to talk to Devi Prasanna, who was one of our students from previous GATE Biotechnology batch 2026, and he has scored a fabulous result, AIR 14 in GATE Biotechnology. And today I'm going to talk to him about how his preparations were and how did he prepare throughout the tenure. Apart from that, what were the important things that he kept in mind and किन चीज़ों से दूरी बना करके रखी और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो वेलकम देवी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक एंड यू सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने इतनी अच्छी रैंक और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया गेट के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कैन यू टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड एंड आपने कब, व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट बायोटेक्नोलॉजी सीरियसली? थैंक यू सर। इस सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। अ, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम में, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक से। इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन था बॉटनी मेजर में, उड़ीसा से ही। अ, उसके बाद अभी मास्टर्स के आखिरी सेमेस्टर में मैं डिसर्टेशन के लिए CSR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में हूँ अभी। और गेट के लिए मुझे ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में भी पता था कि गेट लिखने से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए मौका मिलता है। तो तब से मैं पहला अटेम्प्ट दिया था गेट लाइफ साइंस में। गेट लाइफ साइंस में मेरा पहला अटेम्प्ट में 1416 रैंक आया था। और फिर इट वाज नाइस, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता चला कि मेरा केमिस्ट्री में कितना पकड़ है। और उसके बाद लाइफ साइंस में मैंने जूलॉजी और बॉटनी दोनों में दिया था, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत कोर बॉटनी कोर जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो जब मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया बॉटनी से बायोटेक्नोलॉजी में, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में मैं अगेन अपियर हुआ गेट बायोटेक के लिए। तो उसमें बायोटेक का अप्लाइड पोर्शन ज़्यादा आता है, जो कि मुझे पता था और उसके लिए प्रिपरेशन किया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है ये भी पता था, लेकिन उसके लिए इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। तो गेट बायोटेक के कोर के भरोसे ही मेरा फिर से क्वालिफाई हो गया था और 1446 रैंक आया था। तो फिर अगली बार जब मुझे लगा था कि ये फाइनल ईयर है और एक फाइनल अटेम्प्ट दिया जाए, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके साथ बायोटेक के लिए आपके क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। उससे पहले कुछ खुद भी PYQ हो गया या फिर कोर कॉन्सेप्ट वो भी पढ़ रखे थे। तो फिर आ गया रैंक अच्छे से। ओके, पहले मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं आप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी करने के लिए सीएसआईआर का सहारा लेते हैं, सीएसआईआर, डीबीटी या आईसीएमआर। तो क्या आपने सीएसआईआर को भी टारगेट किया था या आपका सीधे मोटिव यही था कि मुझे गेट के ही थ्रू जाना है? सर, जैसे कि CSR गेट में लिखते आ रहा था ग्रेजुएशन के टाइम से, तो CSR भी मैंने फॉर्म फिलअप किया था मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में और अभी रिसेंटली दिसंबर में। लेकिन जून वाला सेशन मैंने नहीं किया था। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि PhD में एंट्री लेने के लिए जितने सारे रूट्स हैं, उनमें से गेट थोड़ा इजियर होता है, क्योंकि CSR का करेक्ट। सिलेबस बहुत फास्ट होता है। और इतना बड़ा सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके रिवीजन करके और उसे प्रोड्यूस कर पाना अपने पेपर में, उससे बहुत इजी मुझे लगता है गेट का। क्योंकि CSR का दोनों पेपर मैंने जो लिखा था उसमें 91% आ गया था मेरा। लेकिन वहाँ कॉम्पिटिटिवनेस भी इतना है कि 99% से नीचे JRF का जाता भी नहीं है। लेकिन वही सेम स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया था गेट में और यहाँ अच्छा स्कोर आया। सो कंपैरेटिवली मुझे गेट ज़्यादा अच्छा लगता है CSR नेट से। हालांकि मैं फिर भी CSR नेट और DBT इन दोनों को टारगेट कर रहा हूँ आने वाले दिनों।
आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में CSIR की कॉम्पिटिटिव जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि DBT भी उसके साथ क्लब होने वाला है। इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ, जो सेकंड सेशन होता है उसमें क्लब हो जाएगा। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो जिन लोगों का रैंक अच्छा आया होता है उनसे सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह को फॉलो करें। तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स या आपके जूनियर्स भी रेवेनशा यूनिवर्सिटी के इस वीडियो को देखेंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप गेट टारगेट कर रहे हैं? कब से स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन? किस तरीके का स्टडी प्लान होना चाहिए? क्या सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए या एक मिक्स्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए? कैसे किया आपने? सर मैं अपने बारे में जब बताऊं तो इस वाले 2026 वाले गेट के लिए मैंने जुलाई के एंड से या अगस्त से अच्छे से प्रिपेयर करना चालू किया। अ, मेरा अप्रोच मिक्स सब्जेक्ट का नहीं था। मैं जो टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाले रहते हैं उनको पहले ख़त्म करने का ट्राई किया, ताकि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि सेक्शन 1 है, और सेक्शन 4 एंड 5 जहाँ फंडामेंटल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये 3 सेक्शन को मैंने टारगेट किया अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड तक खत्म करने का। तो फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए मैं कोचिंग लेता था, लेकिन जो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का सेक्शन है वो मेरे लिए पूरा नया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में हम सेल बायो, मोल बायो, ये वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। Yes, लेकिन आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से थे तो बायो प्रोसेस, यस। तो बायो प्रोसेस के लिए मैं आपका वो हैंड रिटेन नोट्स इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो बुक खरीद के वो पूरा पढ़ के, मतलब वहाँ अच्छे से लिखा तो है, फिर जो जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते थे कि ये यहाँ पे कैसे हो गया, वो फिर गूगल में सर्च करके या फिर डोरान पढ़ के थोड़ा कनेक्ट करने के ट्राई करते करते फिर सितंबर अक्टूबर हो गया था। फिर उसके बाद वो 2-3 सेक्शन बड़े वाले खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तीनों को टारगेट किया था, जो कि मेरे पास तब आपका कोर्स शुरू भी नहीं हुआ था। तो मैं प्रीवियस ईयर बुक उठाया था, और वहां से एक एक करके कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं आ रहे हैं वो मैं एक नोटबुक में लिखता चला गया, और फिर बाद में वो रिवीजन में भी मुझे काम में आया। फिर अ, जो कम प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट थे जैसे कि कंप्यूटेशनल टूल्स और माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे चीज़ों को मैं सोच के रखा था कि ये आखिरी महीने में कवर कर लूँगा। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि पहला वो 3 सेक्शन कंप्लीट करना, और इन 3 सेक्शन के जो मेरे कॉन्सेप्ट सही नहीं है उन्हें सुधारना। बिल्कुल, आपने सही स्ट्रैटेजी ली, क्योंकि बेसिकली जो भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आती है, और सबसे ज्यादा नंबर के वही पोर्शन आते हैं। 30-35 नंबर का हर साल पूछा जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जो कि आपके लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं और जो बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के भी हैं, उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को कम से कम बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लीजिए। आप ये भी आप अभी CDRI में हैं इस समय भी, करेंटली मैं देख पा रहा हूँ आप CDRI की लैब से ही काम कर, आप संडे भी लैब में हैं और काम कर रहे हैं। आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप तो वहाँ पे काफ़ी समय से हैं, अपना लैब का काम भी मैनेज करना होगा, पढ़ाई भी करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते रहते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ या डेजर्टेशन के साथ साथ पढ़ाई कैसे की जा सकती है? आपने करी है और आप कर भी रहे हैं, अभी आगे भी आप CSIR वगैरह देने वाले हैं। तो क्या तरीका है जिससे दोनों चीजें मैनेज की जा सके? तो जैसे कि जनवरी से यहाँ हूँ मैं डिसर्टेशन के लिए, लेकिन उससे पहले भी गेट का प्रिपरेशन चालू हो गया था। तो आप अगर फ्रेशली गेट इन योर कॉलेज अपेयर कर रहे हो, तो कॉलेज के बाद, लैब के बाद आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा। तो उस कम टाइम में आप क्या करते हो वो मैटर करता है कि फरवरी में जो आप गेट का पेपर लिखोगे उसमें आपका कितना मार्क बन रहा है। तो 6-7 बजे मैं आ जाता था, और वहां से जो टॉपिक मुझे आज कवर करना है, एक स्पेसिफिक टॉपिक, उससे आगे नहीं उससे कम नहीं, वो मैं रात के 10 बजे, 10:30 बजे से पहले कवर करके उसके रिलेवेंट PYQ लगाने का कोशिश करता था। और सुबह उठ के जो मुझे याद है वो बस एक पेपर में एक पेन लेके लिखता चला जाता था, और फिर फ्रेश होके मैं कॉलेज या लैब चला जाता था, दैट्स इट।
एक चीज मुझे और बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएसआईआर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें सारे यूनिट्स वो नहीं टारगेट करते, क्योंकि 13 यूनिट्स आते हैं, उसमें बहुत सारे यूनिट्स जो उनको समझ में आते हैं वो उन्हीं को टारगेट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। क्या गेट में भी यही स्ट्रैटेजी काम करती है, या आपने भी ऐसा ही किया था कि कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया, या सारे टॉपिक्स गेट में पढ़ करके जाने चाहिए? आपका क्या इस पे ओपिनियन है? गेट में सर आप टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम्म, अ, आप जो टॉपिक करके गए हो, ये भरोसा नहीं है कि उस टॉपिक में क्वेश्चन जो आएगा वो आप करके ले जाओगे। तो आपको हम्म, मास्टर ऑफ नॉन, और आप सब में कुछ कुछ आता है, लेकिन किसी में डेप्थ में नहीं जा रहे हो, वो वाला अप्रोच फॉलो करना है। अ, तो हाँ, गेट में बहुत सारे ऐसे पोर्शन हैं जिनका मेजोरिटी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका सारे क्वेश्चन आप करके ले जाओगे। आपको गेट का पूरा सिलेबस हम्म, कवर करना है, और सिलेबस इतना भास्ट भी नहीं है। हाँ, एक एक हम्म। चीजों को आप कुछ कम टाइम में खत्म कर लोगे रिवीजन के टाइम, और एक एक चीज कुछ ज्यादा टाइम लगेंगे, लेकिन आपको कवर पूरा करके जाना राइट, क्योंकि सीएसआईआर और गेट में एक मेजर अंतर ये है कि आपके पास वहाँ चॉइस होती है, सीएसआईआर में। गेट में ऐसा कोई चॉइस नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस 65 के 65 क्वेश्चंस करके जाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ हर स्टूडेंट को जो गेट कम से कम टारगेट कर रहा है, कि आप सारी चीजें जरूर पढ़ करके जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने देखिए अपने सेल्फ स्टडी भी की थी, उसके बाद आप हमसे जुड़े थे, समाधान लाइफ साइंसेज से जुड़े थे। तो समाधान लाइफ साइंसेज से जुड़ने के बाद नोट्स या पीवाईक्यूज या क्लास के में आपको क्या बेनिफिट हुआ, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर। जो आपने क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किए, वो एक था क्लास नोट्स एंड लाइव क्लासेस, और दूसरा था पीवाईक्यू क्लासेस। तो क्लासेस ऑन टाइम शुरू होते थे, ये सबसे बड़ी बात था। 6 बजे से शुरू होता था, 7:30 बजे तक खत्म हो जाता था। और जो क्लासेस मैंने अटेंड कर लिए, उनमें बाद में एफर्ट डालना बहुत ही कम लगा कि उसमें और कुछ एफर्ट डालना है, कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर होते थे। और फिर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता है कोई और क्लासेस ऐसे अटेम्प्ट लिए होंगे, कि हमारा लास्ट का 1 महीना 40 दिन पीवाईक्यू डिस्कशन में ही गया था। और वहां से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन गेट के पेपर में आए थे। ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ के चले जाओगे और गेट में फोड़ के आ जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आपसे पीवाईक्यू नहीं बन रहे। तो समाधान लाइफ साइंसेस के क्लासेस के लिए मैं थैंकफुल यही हूँ कि उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किए, जो पढ़ना है, जो रिलेवेंट पढ़ना है, और फिर उसके क्वेश्चन लगाए जो कि आखिर में आके हेल्पफुल हो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी काउंसलिंग का सेशन शुरू हो गया है, आप पीएचडी के अलग अलग फॉर्म्स भर रहे हैं, और मास्टर्स के लिए भी आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे एमटेक वगैरह के प्रोग्राम्स भी। तो इसमें भी क्या हेल्प मिल रही है आपको समाधान लाइफ साइंसेज की तरफ से? हाँ, अभी आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है, इसलिए क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन जब एक रूफ के अंडर सेम बच्चे आ जाते हैं जिनको कहीं पे अप्लाई करना है, कहीं पे पहुंच के एडमिशन लेना है, फिर वो जैसे कि हमारे ग्रुप में हो रहा है, कोई किसी का लास्ट डेट कब है उसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई कहीं पे जो कैसे अप्रोच करना है वो उसका गाइडेंस है वो मिल रहा है। सर खुद वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं, जो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप पढ़ा के ले गए, एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद कहीं पे आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इंटरव्यू में आपका सिलेक्ट नहीं हो रहे हो। तो आई वुड बी रियली थैंकफुल फॉर दिस स्ट्रेटेजी कि एग्जाम खत्म होने के बाद भी एडमिशन तक साथ है, तो वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रसन्ना, आपने ये बात कही। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि समाधान लाइफ साइंसेज का एम सिर्फ सिलेक्शन तक सीमित नहीं होता, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को गाइड करना कि वो अलग अलग एग्जामिनेशंस में उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स लगभग लगभग सभी आईआईटीज़ में, सभी मेजर इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स को जुड़वा देना उनसे, ताकि उनको और बेहतर हेल्प मिल सके
गाइडेंस मिल सके पीएचडी या फिर मास्टर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रसन्ना, आप ऑलरेडी लैब में आपने इतना समय निकाला हमसे बात करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस की, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे जूनियर्स आपको देख रहे होंगे और थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी प्री बुकिंग फॉर्म्स गेट के बैचेस के लिए ओपन हो चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंसेज के बैचेस, तो वो ज़रूर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उनको प्री बुकिंग फॉर्म आपको भेज देंगे। हमसे कनेक्ट करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रसन्ना, आपने इतना समय दिया अगेन और इतने सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रसन्ना इस समय अलग अलग इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आई वुड give him best wishes from the team of Samadhan Life Sciences and all the audience who are listening to you. हम जरूर चाहेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अपना पीएचडी कर सकें। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।